दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सामान्य परिचय। आज हम लोग जानेंगे मृदुला गर्ग के बारे में। अगर देखा जाए साहित्य की दुनिया में ख्याति प्राप्त मृदुला गर्ग 25 अक्टूबर 1938 को कलकत्ता में जन्मी। शुरुआती 3 वर्षों तक उनका बचपन कलकत्ता में बीता। इसके पश्चात उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। मृदुला गर्ग का बचपन कुछ शारीरिक पीड़ा में बीता, जिसके कारण उन्हें आरंभिक वर्षों तक विद्यालय के बजाय घर पर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। आगे चलकर उन्होंने अपनी रुचि अर्थशास्त्र में बढ़ाई और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परा स्नातक किया। मृदुला गर्ग को बचपन से ही साहित्य अध्ययन में रुचि रही। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि साहित्य पठन से ऐसा लंबा लगाव रहा बचपन से। साहित्य ही मेरा एकमात्र आसरा था। वह मेरे खून में समा गया, मेरे दिलों दिमाग का हिस्सा बन गया। चूंकि उसने मेरे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश कर लिया था, इसलिए बड़े नामों में से मुझे डर लगता था। साहित्य की दुनिया से जितनी जल्दी राब्ता हो जाए, आगे चलकर वह दुनिया उतनी ही जल्दी खुलने लगती है। साहित्य से लगाव ही उन्हें बचपन में नाटकों और अभिनय के करीब लाया। अपने विद्यालय में नाटकों में वह अभिनय भी किया करते थे। स्कूल में नाटक और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वह भाग लिया करती थी और जीतती भी थी। साहित्य से बचने में लगाव के कारण ही अल्पावधि में उनका परिचय परिपक्व साहित्य से हो चुका था। जिस समय उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने साहित्य लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने अपने आरंभिक वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य भी किया। साहित्यिक लेखन अगर इनका देखा जाए तो अध्ययन कार्य के साथ साथ ही उन्होंने साहित्य लेखन में भी कदम रखा। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध, व्यंग इत्यादि विधाओं पर अपना लेखन जारी रखा। साहित्य लेखन के अलावा वे स्तंभकार के रूप में भी काफी चर्चित रह चुकी हैं। उन्होंने इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में कटाक्ष नामक स्तंभ के लिए लगातार कई वर्षों तक लेखन किया। उनका प्रारंभिक लेखन अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके उपरांत वे सृजनात्मक लेखन की ओर अग्रसर हुई। हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना नाम अपनी कहानी रुकावट 1971 के माध्यम से करवाया। उनकी यह कहानी कमलेश्वर जी ने संपादन के सारिका पत्रिका में छपी। हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत से पहले मृदुला जी ने अपनी कई कहानियों और कविताएं अंग्रेजी भाषा में रची हैं। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी भाषा में उनका समान अधिकार है। सारिका पत्रिका में ही उनकी कुछ कहानियां और प्रकाशित हुई, जैसे हरी बिंदी, लिली ऑफ वैली, दूसरा चमत्कार आदि। इसी तरह के उन्होंने बहुत से शब्द लिखे हैं। इस तरह उन्होंने हिंदी साहित्य लेखन आरंभ किया। 1972 में उनकी कहानी कितनी कैदे को कहानी पत्रिका द्वारा सम्मानित किया गया। 1974 में उनका पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप साहित्य जगत के समक्ष आया। मृदुला गर्ग ने साहित्य के क्षेत्र में अपना जो स्थान बनाया, इसके केंद्र में मुख्य रूप से दो विषय रहे। पहला स्त्री विषयक और दूसरा मध्यवर्गीय जीवन। मृदुला गर्ग से पूर्व हिंदी साहित्य के में स्त्रियों के लेखन की समृद्धशाली परंपरा रही है। हिंदी के आरंभिक स्त्री कहानीकारों में बंग महिला शारदा कुमारी आदि नाम आते हैं। इसके बाद ही की पीढ़ी में सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा मित्रा, कमल चौधरी जैसे नाम आते हैं, लेकिन स्त्रियों से जुड़े हुए पहलू यहाँ पूरी तरह से उभर कर नहीं आते हैं। इसके बाद का जो स्त्री लेखन है वह विपुल है, अपने तेवर में तीखा है। यहाँ से नारीवाद का जो स्वरूप पश्चिम में दिखाई देता है, वैसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि आजादी से पूर्व की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां अलग रहीं। उस समय समाज सुधार, आजादी का आंदोलन और सामाजिक पारिवारिक समस्याएं ही प्रमुख हुआ करती थी। आजादी के बाद परिवेशगत बदलाव के कारण इससे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब स्त्री जागरूक और अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखने लगी। स्त्री अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बना। पूंजीवादी ने स्त्रियों के स्वरूप को किस रूप से देखा, इसका विशद वर्णन देखने को मिला। बाजार में स्त्रियों को उत्पाद के रूप में देखा गया। अब इन सवालों से स्त्री लेखन मजबूत होने लगा था। नई कहानी के दौरान में मन्नू भंडारी, उषा
प्रियवंदा व कृष्ण सोबती ने नगरी मन में विवादित प्रसंगों को अपने साहित्य से उठाकर एक नया आयाम दिया। मृदुला गर्ग के पास हिंदी साहित्य की ऐसी समृद्ध परंपरा रही जिसका विकास उनके साहित्य में देखने को मिलता है। उन्होंने सत्ता और स्त्री नामक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने स्त्रियों के शोषण के लिए शक्ति और सत्ता को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस ओर भी इशारा किया कि पति पर निर्भरता या आर्थिक रूप से स्वावलंबी न होने उसकी भी अभिशाप बन जाता है। उसका लेखन स्त्रियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी पहलुओं पर देखने को मिलता है। उपन्यास अगर इनका देखा जाए तो चित्त कोबरा और गठगुलाब उनके सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यास हैं। कठगुलाब उपन्यास की पृष्ठभूमि काफी अलग है। उसमें वे भारतीय व पश्चिमी संदर्भों के माध्यम से यह कभी कहती हैं कि किस प्रकार दोनों की जगहों पर स्त्री होने के अपने दर्द समाज में विद्यमान हैं। इस मामले में पूर्व और पश्चिम में से एक है, चुकते नहीं सवाल में वे कहती हैं। स्त्री है तो मादा, समस्या तो सील के रक्षा की और सील पर आक्रमण की। नारी की शुद्धता है कि जिस पैमाने को समाज ने तय किया है वह बेहद घटिया और पूरी तरह से बदल दिए जाने की जरूरत महसूस करती है। यही नहीं, उनके अन्य उपन्यासों में स्त्री पुरुष के मध्य संबंधों का मानसिक विश्लेषण किया गया है। स्त्री और पुरुष के माध्यम संबंध लेकर केवल शारीरिक नहीं होते, अपितु मूल संबंध मानसिक हैं। मन में जो खालीपन है वह खालीपन भरने वाला संबंध न बन पाने की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके सर्वाधिक चर्चित उपन्यास चित्त कोबरा का प्रमुख पात्र मनु अपने मन के खालीपन को कभी दूर नहीं कर पाता। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को अगर देखा जाए तो हीरा बनाया, लेकिन जो घिसेगा वही चमकेगा। कहते हैं कि तकदीर में लिखा भी तब मिलता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, वरना तकदीर में लिखा तो बस लिखा ही रह जाता है। ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के